13 मार्च 2026 पंजाब का बरनाला जिला सेहना गांव। सुबह के 5 बज रहे थे जब 66 साल के भूषण कुमार मित्तल अपने घर से निकले। हाथ में एक थैला था, पैरों में चप्पल थी और आंखों में एक ही उम्मीद थी, आज शायद गैस सिलेंडर मिल जाए। वो पिछले 2-3 दिनों से सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे थे। उस सुबह वो गैस एजेंसी पर सुबह 7:15 पर पहुंचे। एजेंसी खुलती थी 8 बजे। उन्हें टोकन नंबर 25 मिला और उस वक्त तक 130 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े थे। 2 घंटे खड़े रहने के बाद थकान से भूषण जी एक गैस सिलेंडर पर बैठ गए और फिर सुबह करीब 10 बजे वो अचानक गिर पड़े। लोग उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा ब्रॉड डेड। उनके भतीजे रॉबिन मित्तल ने मीडिया को बताया, चाचा जी सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे। लंबी लाइन देखकर वो बेचैन हो गए और दिल का दौरा पड़ गया। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। चाचा जी दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चलाते थे। भूषण कुमार मित्तल के पीछे उनकी बीमार पत्नी और एक विवाहित बेटी है। एक आदमी जो सिर्फ रसोई में खाना बनाने के लिए गैस चाहता था, वो उस लाइन से कभी वापस नहीं आया। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों था इतना लंबा इंतजार? क्यों लाइन में 130 लोग खड़े थे और ये संकट अचानक कहां से आया? इस सवाल का जवाब एक ऐसी जगह से शुरू होता है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। दुनिया के नक्शे पर एक जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरी जल संधि। कितनी संकरी? सबसे पतली जगह पर सिर्फ 31 किलोमीटर चौड़ी। ये 21 किलोमीटर पूरी दुनिया की ऊर्जा की नस है। इस संकरे रास्ते से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ये दुनिया के कुल पेट्रोलियम की खपत का करीब 20% है। और भारत की बात करें तो भारत अपना 85 से 90% LPG इंपोर्ट इसी रास्ते से मंगाता है, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE से। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो 28 फरवरी 2026 को यही हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को एक टारगेटेड स्ट्राइक में मार दिया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए इफेक्टिवली बंद कर दिया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। LNG एक्सपोर्ट्स कतर से रुक गए। शेल और टोटल एनर्जीज जैसी बड़ी कंपनियों ने फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया, यानी कहा कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी करने में असमर्थ हैं। टैंकर वॉर रिस्क प्रीमियम्स यानी बीमा की दरें 500% से ज्यादा बढ़ गईं। एक हफ्ते में इंडिया का LPG इंपोर्ट 30% गिर गया और भारत में किचन की आग बुझने लगी। आज भारत में 33 करोड़ 21 लाख LPG कनेक्शंस हैं। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इनमें से 10 करोड़ 42 लाख कनेक्शंस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हैं, यानी देश के सबसे गरीब परिवारों को मिली गैस। लेकिन इस विशाल जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के पास कितना गैस खुद बनता है? जनवरी 2026 में भारत ने 11,58,000 मीट्रिक टन LPG उत्पादन किया, लेकिन उसी महीने 21,92,000 मीट्रिक टन इंपोर्ट करना पड़ा, यानी घरेलू उत्पादन से लगभग 2 गुना। कुल मिलाकर भारत अपनी LPG जरूरत का 60% इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट का 90% हॉर्मुज से आता है। सीधा हिसाब, भारत की 54% LPG सप्लाई सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर है। और जब वो बंद हुआ तो भारत के पास क्या था? बॉटलिंग प्लांट्स में आमतौर पर 4 से 7 दिनों का स्टॉक रहता है। देश भर का औसत करीब 6 दिन। और एक कड़वी सच्चाई, भारत के पास क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, लेकिन LPG का कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है। HPCL के मैंगलोर अंडरग्राउंड कैवर्न के बाद भी इंडिया की टोटल स्ट्रैटेजिक LPG स्टोरेज कैपेसिटी थी सिर्फ 1,40,000 मीट्रिक टन, यानी पूरे देश की 5 दिन की जरूरत। तुलना के लिए क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है 60 दिनों का और LPG जो 33 करोड़ घरों में खाना बनाता है, उसके लिए बैकअप सिर्फ 5 से 6 दिन। ये सिर्फ एक पॉलिसी फेलियर नहीं था, ये एक स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी थी जो दशकों से बन रही थी। मार्च 2026 का पहला हफ्ता, सिलेंडर की डिलीवरी में 15 से 25 दिनों की देरी होने लगी। गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं, पैनिक बाइंग शुरू हो गई। एक ही दिन में डेली LPG बुकिंग्स 59% उछल गईं। 55,70,000 से बढ़कर 88,80,000 बुकिंग्स हो गईं। दिल्ली के किडवाई नगर में एक ग्राउंड रिपोर्ट में एक विधवा महिला ने बताया, मैं 1 महीने से सिलेंडर बुक नहीं कर पाई। एक गृहिणी ने कहा, मैंने 5 मार्च को बुकिंग की, DSP नंबर मिला, रिसीप्ट भी मिली, लेकिन सिलेंडर आज तक नहीं आया। 3 दिन से पड़ोसी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। दूसरी तरफ सरकार का बयान था, कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा, मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों की, खासकर गरीबों की रसोई नहीं बुझे। उन्होंने कहा, डोमेस्टिक सप्लाई पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। बुकिंग से डिलीवरी का समय 2.5 दिन है, जो प्री क्राइसिस जैसा ही है। लेकिन जमीन पर जो हो रहा था वो इससे बिल्कुल अलग था।
और इसी जमीनी सच्चाई को समझने के लिए हमें काला बाजार की उस दुनिया में जाना होगा। सरकार कह रही थी सब ठीक है, लेकिन बाजार में क्या हो रहा था? 7 मार्च 2026 को डोमेस्टिक 14.2 केजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई गई। कमर्शियल 19 केजी सिलेंडर 144 रुपए महंगा हुआ। बिहार में डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस 1002 रुपए प्रति सिलेंडर पार कर गई। लेकिन ये तो सिर्फ ऑफिशियल प्राइस थी। ब्लैक मार्केट में दिल्ली और गुड़गांव में सिलेंडर्स 4000 रुपए तक में बिकते देखे गए, यानी ऑफिशियल रेट से 4 गुना ज्यादा। बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 6000 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में एक ही दिन में 20,000 अतिरिक्त सिलेंडर्स बुक हो गए। और ये काला बाजार कौन चला रहा था? कोई बाहरी माफिया नहीं, बल्कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसी स्टाफ। 918 रुपए का सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक सिलेंडर एजेंट्स 4000 से 4500 रुपए में बेच रहे थे। रेस्टोरेंट ओनर्स और आम लोग मजबूर थे। छत्तीसगढ़ में एक ही एनफोर्समेंट ड्राइव में 741 सिलेंडर्स 102 जगहों से जब्त हुए। रायपुर में एक दिन में 350 सिलेंडर्स पकड़े गए। रेस्टोरेंट स्विचिंग कर रहे थे इंडक्शन स्टोव्स और फायरवुड पर। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कहना था हजारों ईटरीज बंद हो सकती हैं। ये था भारत का ग्राउंड रियलिटी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ घरेलू क्राइसिस नहीं थी। हॉर्मुज के उस पार भारत का सामान फंसा हुआ था। 18 मार्च 2026 तक 22 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्ट्रैंडेड थे। इन पर 611 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। इन जहाजों पर लगभग 2 लाख मीट्रिक टन एलपीजी और 16,70,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल था, जो भारत के लिए ही आ रहा था। ये कार्गो भारत के लाखों घरों की जरूरत था और वो समुद्र में लहरों पर झूल रहा था। ईरानियन अथॉरिटीज ने सिलेक्टिव एनफोर्समेंट की नीति अपनाई, यानी किस जहाज को गुजरने दिया जाए ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी से तय हो रहा था। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए। 16 और 17 मार्च को नंदा देवी और शिवालिक 2 इंडियन एलपीजी टैंकर्स मिलकर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कंडला और मुंद्रा पोर्ट पहुंचे। एक टैंकर को नेवल एस्कॉर्ट मिली। ये पहली बड़ी रिलीफ थी। लेकिन इन दोनों जहाजों के पहुंचने के बाद भी इंडिया के पास 22 दिनों का बफर था, और अगर हॉर्मुज फिर बंद हो गया तो सिचुएशन फिर क्रिटिकल हो सकती थी। संकट इतना गहरा था कि सरकार को इमरजेंसी पावर्स लेने पड़े। 9 मार्च 2026 को गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया। सभी रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया गया, एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करो। इस ऑर्डर के 5 दिनों के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन 28% बढ़ गई। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि हाउस होल्ड सिलेंडर्स के लिए स्टॉक बचाया जा सके। हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अनइंटरप्टेड प्रायोरिटी सप्लाई दी गई। एक और महत्वपूर्ण डिसीजन, जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है, उन्हें अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। ये ऑर्डर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर में अमेंडमेंट करके दिया गया। इंडिया ने एलपीजी सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से क्रूड इंपोर्ट्स 50% बढ़ाए गए ताकि डोमेस्टिक रिफाइनरीज से ज्यादा एलपीजी निकाला जा सके। पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज के लिए प्राइस प्रोटेक्शन बनाई रखी गई। दिल्ली में पीएमयूवाई सिलेंडर प्राइस 613 रुपए थी, जबकि पाकिस्तान में सेम सिलेंडर 1046 रुपए, श्रीलंका में 1242 रुपए था। लेकिन ये सब एक बड़े स्ट्रक्चरल फेलियर को कवर कर रहा था। वो फेलियर क्या था? ये क्राइसिस अचानक नहीं आई। ये एक दशकों पुरानी पॉलिसी नेग्लिजेंस का नतीजा था। भारत के पास क्रूड ऑयल का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पडूर में, जो करीब 9 से 10 दिनों की क्रूड डिमांड कवर करता है। लेकिन एलपीजी के लिए कोई नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं था। क्यों? क्योंकि एलपीजी को स्टोर करना क्रूड ऑयल से बहुत महंगा और मुश्किल है। एलपीजी एक प्रेशराइज्ड प्रोपेन ब्यूटेन मिक्स है। इसे अंडरग्राउंड कैवर्न्स में नहीं रखा जा सकता जैसे क्रूड ऑयल को। इसके लिए कॉस्टली हाई प्रेशर या क्रायोजेनिक फैसिलिटीज चाहिए। इंडिया का एलपीजी सिस्टम एक जस्ट इन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर चलता था, यानी आया और तुरंत बांट दिया। स्टॉप करने की कोई नीति नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है एक नेशनल एलपीजी रिजर्व बनाने के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दूसरी गलती, इंडिया का 85 से 90% एलपीजी इंपोर्ट एक ही रास्ते हॉर्मुज से आता था। कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं, कोई बैकअप सप्लायर नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक महान योजना थी, लेकिन जब 10 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए तो सप्लाई सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बढ़ा। एक तरफ करोड़ों फैमिलीज को एलपीजी पर डिपेंडेंट बनाया गया, दूसरी तरफ उस डिपेंडेंसी को सिक्योर करने के लिए कोई स्ट्रेटेजिक कुशन नहीं बनाया गया। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? एक्सपर्ट्स ने कई रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता, सोर्स डाइवर्सिफिकेशन।
अभी मिडिल ईस्ट से 90% एलपीजी आता है, इसे 50% तक लाना होगा। बाकी यूएसए, अल्जीरिया, रशिया, नॉर्वे से लेना होगा। इंडिया ने 2026 के लिए यूएसए से 2.2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम एलपीजी का डील पहले ही किया था। ये एनुअल इंपोर्ट का करीब 10% है। यही दिशा आगे बढ़ानी होगी। दूसरा रास्ता, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। मंगलुरु और विशाखापट्टनम के अंडरग्राउंड कैवर्न्स को एक्सपैंड करके 1,40,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी बनाई जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं 40 से 45 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना होगा। तीसरा रास्ता, पीएनजी एक्सपेंशन। पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि जो शहरी परिवार पीएनजी ले सकते हैं वो एलपीजी छोड़ें और जरूरतमंदों के लिए एलपीजी बचे। चौथा रास्ता, इंडक्शन स्टोव्स। इस क्राइसिस के दौरान इंडक्शन स्टोव की सेल्स अचानक बहुत बढ़ गई। लोग खुद समझ रहे हैं एलपीजी पर पूरी निर्भरता खतरनाक है। इंडिया में 143.60 गीगावाट की सोलार कैपेसिटी है। 195 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक कुकिंग और सोलार एनर्जी, यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। पांचवा रास्ता, भारत की अपने गैस फील्ड्स। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। रिफाइनरीज में एलपीजी यील्ड ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। 13 मार्च 2026, सहना गांव बरनाला। भूषण कुमार मित्तल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। एक बीमार पत्नी के लिए गर्म खाना बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने उस सुबह टोकन नंबर 25 लिया था। लाइन में 130 लोग थे। वो जानते थे इंतजार लंबा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी इंतजार होगा। उनके भतीजे ने कहा था कोई ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव उनके पास नहीं आया। परिवार ने बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया। एक इंसान चला गया, एक नंबर, टोकन 25 लाइन में रह गया। ये सिर्फ एक गैस क्राइसिस नहीं है, ये उस इंडिया की कहानी है जो 33 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस देता है, उज्ज्वला योजना की बात करता है। लेकिन जब 21 किलोमीटर चौड़ी एक जलसंधि बंद होती है तो उसकी रसोइयां बुझ जाती हैं। एक बड़े देश को ये नहीं होने देना चाहिए कि उसकी क्लीन कुकिंग रेजिलियंस एक सिंगल इंपोर्टेड फ्यूल और एक सिंगल मैरीटाइम चोक पॉइंट पर डिपेंड करे। हॉर्मस का ये झटका एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल शॉक है जो एक वेलफेयर सेंसिटिव फ्यूल को एक नैरो लॉजिस्टिकल कॉरिडोर के जरिए सीधे भारत के किचन तक पहुंचाता है। सोल्यूशंस हैं, पीएनजी है, इंडक्शन है, सोलार है, डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन ये सोल्यूशंस कब इंप्लीमेंट होंगे? अगले क्राइसिस से पहले या उसके बाद? भूषण कुमार मित्तल का जवाब हम सब जानते हैं। उनकी कहानी एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग जिसे सुनने का वक्त अभी है।